प्रिया और योगेश की शादी को 6 महीने हो चुके थे। कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बात बिगड़ने लगी। प्रिया को अपनी सास का स्वभाव खटकने लगा। उसे अपनी सास का हर चीज पर रोकना टोकना अच्छा नहीं लगता था। सास थोड़ी पुराने ख्यालात की थी और प्रिया मॉडर्न जमाने की बहू। रोज दोनों का किसी न किसी बात पर झगड़ा होता। योगेश भी यही सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिन महीने और साल बीत गए, लेकिन प्रिया और उसकी सास के संबंध में कोई सुधार नहीं आया। हर बार सास प्रिया को किसी न किसी बात पर टोकती और प्रिया उसका उल्टा जवाब देती। बहू, इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, लेकिन तुमने अब तक कुछ काम नहीं सीखा। ऐसे ही चलता रहा तो आगे की घर गृहस्थी कैसी चलाओगी? हमारे जमाने में हम थोड़े से पैसे में पूरा घर चलाया करते थे, और तुम आजकल की लड़कियां तो हर चीज में बेहिसाब खर्चा करती हो। कहीं पे 2 पैसे बचाने की आदत तो है ही नहीं तुम में। देखिए माँ जी, आपका जमाना कुछ और था और आज का कुछ और है। इस महंगाई के जमाने में कहाँ से बचत होगी? और मेरा काम करने का तरीका जैसा भी है ठीक है। कृपया आप मुझे टोका मत कीजिए। मुझे जैसा आता है मैं वैसा ही करूँगी। इस तरह दोनों की हमेशा तू तू मैं चलती रहती और कोई भी पीछे नहीं हटता। दिन ब दिन हालात और भी खराब होते चले जा रहे थे। प्रिया को अपनी सास अभी फूटी आंख न सुहाती। ऐसे ही एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर तीखी बहस हो गई। देखो बहू, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही है। हर वक्त मुझसे जुबान लड़ाती रहती हो। लगता है बड़ों को लिहाज करना तुम्हें कभी सीखा ही नहीं। दूसरों के सामने सम्मान देना तो दूर की बात है, उनके सामने तो उल्टा जवाब देती हो। हाँ देखो प्रिया, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारा माँ के साथ बर्ताव ठीक नहीं है। अरे वो जो कुछ भी कहती है हमारे भले के लिए ही कहती है। इस तरह अपने पति को माँ का पक्ष लेते हुए देख प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो सबसे झगड़ा करके अपने मायके चले जाती है। मायके पहुँचते ही प्रिया ने अपनी पिता को सारी घटना विस्तार से बताई और रोने लगी। प्रिया के पिता डॉक्टर दयानंद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वो अपनी बेटी की सारी बातें शांत होकर सुन रहे थे। तभी प्रिया अपने पिता से कहती है, पिताजी, अब मैं तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे बाहर नहीं रहना। या तो आप मुझे ऐसी कोई दवा बना कर दीजिए जिससे मेरी सासू माँ बीमार पड़ जाए और हमेशा के लिए खामोश हो जाए और मुझे उससे छुटकारा मिल जाए। डॉक्टर दयानंद अपनी बेटी की भावनाओं को समझ रहे थे और वो प्रिया को समझाते हुए कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस समस्या का ये समाधान नहीं है। और एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज लोगों की जान बचाना है, ना कि उनकी जान लेना। और ऐसा करने पर अगर किसी को शक हुआ तो इसका तुम्हें कठोर दंड मिल सकता है, और साथ मुझे भी। ऐसा करना ठीक नहीं है बेटी। नहीं पिताजी, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मुझे उनसे छुटकारा पाकर ही चैन मिलेगा। अगर आप सच में अपनी बेटी से प्यार करते हो तो आप मेरी मदद करोगे। आखिर डॉक्टर दयानंद अपनी बेटी के जिद के आगे घुटने टेक देते हैं और कुछ सोच विचार कर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें दवा बना कर दूंगा, लेकिन मैं जैसे कहता हूँ तुम्हें वैसे ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़े। अच्छा, तो पिताजी मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर दयानंद प्रिया को एक डिबिया में पाउडर बनाकर देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, इसका बहुत संभाल के उपयोग करना। तुम्हारी सास को पूरा एक साथ मत खिला देना। रोज थोड़ा थोड़ा करके उनके भोजन में मिलाना। कम मात्रा के कारण वो धीरे धीरे बीमार पड़ती जाएगी और एक समय पर बहुत कमज़ोर हो जाएगी। 7 से 8 महीनों में तुम्हें उससे छुटकारा मिल जाएगा और ये बहुत स्वाभाविक लगेगा। तुम पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन बेटा, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। तुम्हारे पति को तुम पर बिल्कुल शक ना होने पाए।
नहीं तो हमें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। और आगे से तुम्हें अपनी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना होगा। उनसे कभी झगड़ा नहीं करना, हमेशा उनकी सेवा करना। अगर वो तुमको किसी बात के लिए टोके तो चुपचाप उनकी बात मान लेना, कभी उनको पलटकर जवाब मत देना। क्या तुम्हें मंजूर है? प्रिया मन ही मन सोचती है, कुछ ही महीनों की तो बात है, बाद में सास से छुटकारा मिल ही जाएगा। और वो पिता को आश्वस्त करती है कि वो ऐसा ही करेगी। और वो दवाई की डिबिया अपने साथ लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन से ही प्रिया अपना काम शुरू कर देती है। हर दिन वो अपनी सास को भोजन में थोड़ा थोड़ा पाउडर मिलाती है, खुद को पूरी तरह बदल देती है। अब वो सास के साथ बहुत अच्छे से रहने लगती है, कभी उनसे किसी बात पर बहस नहीं करती, कभी पलटकर जवाब नहीं देती। सास के डांटने पर मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है, उनकी पसंद नापसंद हर चीज का ख्याल रखती है और उनकी सेवा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और समय के साथ अब सास के स्वभाव में भी काफी बदलाव आ जाता है। बहू अब उनके हर बात को बहुत सम्मान देती थी, डांटने पर भी कभी पलटकर जवाब नहीं देती। ये सब देखकर सास बहू को डांटना और हर बात पर टोकना कम कर देती है। उसका अपने प्रति इतना मान सम्मान और सेवा भाव देखकर सास उसे मन से आशीर्वाद देती है। इसी तरह 5 महीने बीत गए। प्रिया ने अभी भी सास को भोजन में पाउडर मिलाना जारी रखा था, परंतु इस दौरान घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब घर पे कोई रिश्तेदार या पड़ोस की कोई महिलाएं आती, सास बहू की तारीफ करते ना थकती। सास को प्रिया में अपनी बेटी दिखाई देने लगी थी और प्रिया को अपनी सास से माँ की ममता का अनुभव हो रहा था। जब कभी प्रिया के मन में ये ख्याल आता कि उसकी दवा के कारण कुछ महीनों में उसकी सास भगवान को प्यारी हो जाएगी, उसका मन अधैर्य हो जाता, उसे कचोटने लगता। और एक दिन उसे रहा नहीं गया और वो अपने मायके पहुंच गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मुझे अब उस दवा को बेअसर करने के लिए कोई दवा बना दीजिए। अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं अपनी सास को नहीं मारना चाहती। अब वो मुझे अपनी बेटी की तरह प्रेम करती है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। अरे बिटिया, कैसी दवा? वो तो सिर्फ एक हाजमे का चूरन मात्र था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। एक समय की बात है, तारानगर नाम के एक छोटे से गांव में बृजमोहन चौधरी नाम के जमींदार रहा करते थे। उन्हें खेती बाड़ी के साथ साथ बागबानी से भी बड़ा लगाव था। उन्होंने खेत के एक चौर पर विभिन्न प्रकार के फलों और फूलों की बाग बना रखी थी। फलों से लदे हुए पेड़ों को देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। बृजमोहन जी के परिवार में उनका एक बेटा था जिसकी शादी हो गई थी। छुट्टियों में बेटा और बहू मिलने आया करते। बृजमोहन जी के यहाँ अपनी बाग का विशेष ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक नौकर रखा था जिसका नाम सुखीराम था। सुखीराम के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। घर के हालात बहुत तंग थे। सुखीराम का मासिक वेतन बहुत कम था और अपना वेतन बढ़ाने के लिए उसने बृजमोहन जी से निवेदन भी किया था, परंतु वो इसके खिलाफ थे। उन्हें यह लगता था कि मैं जितना वेतन देता हूँ उसके हिसाब से काफी है। सुखीराम मजबूर था। लगा हुआ काम छोड़कर वो नया काम नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए वहाँ समझौता करते हुए अपना जीवन जी रहा था।
मालिक के नजरों से बच के खेती बाड़ी और बाग से कुछ फल सब्जियों पे हाथ साफ कर बाजार में बेच आता। इस तरह उसकी ऊपरी कमाई हो जाती और उसका काम भी निकल जाता। एक बार छुट्टियों में उनका बेटा और बहू घर आते हैं। बृजमोहन जी ने उनके लिए आम की दावत रखी। उनके बगीचे में दशहरी आम के बहुत फल लगे हुए थे। बृजमोहन जी को उन फलों की प्रशंसा अपने बेटे और बहू के मुंह से सुनना चाहते थे। शाम के समय चालकदमी करने के लिए निकल पड़े, परंतु बाग में पहुंचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ पेड़ों पे अधिकतम दशहरी आम गायब थे। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वो अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, आज ही तो मैंने यह पेड़ आमों से लदा हुआ देखा था और अभी देखता हूँ तो गिनती के आम ही बचे हुए हैं। जरूर ये सुखीराम का ही काम होगा। आज मिले तो सही, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। पिताजी, इतने परेशान ना होइए। आजकल हर जगह नौकरों का यही हाल है। इनकी फितरत ही ऐसी होती है। दशहरी आम ना सही, दूसरे फल है ना, हम उनमें ही संतोष कर लेंगे। हाँ बेटा, सारा बाग फलों से भरा हुआ पड़ा है, जो चाहे ले लो। बृजमोहन जी अपने बेटे के सामने बड़ा लज्जित महसूस कर रहे थे। सुखीराम जब दूसरे गांव से वापस आया, वो बड़ी ही सतर्कता से बाग में आने लगा, परंतु बृजमोहन जी पहले से ही पीछे हाथ किए उसका इंतजार कर रहे थे। सुखीराम समझ गया कि अपनी चोरी पकड़ी गई। वह जानबूझकर देर से आया था। उसे लगा मालिक का बेटा आया है तो वो घर पर ही व्यस्त रहेंगे। मैं चुपचाप अपनी झोपड़ी में जाकर बैठ जाऊंगा और मुझे कोई उत्तर देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। बृजमोहन जी ने सुखीराम को बड़ी तेज आवाज में अपने पास बुलाया और कहा, सुखीराम, ये बताओ, दशहरी आम के पेड़ में इतने सारे आम थे, अभी देखता हूँ तो एकदम गिनती के आम रह गए हैं। कहाँ गए सब आम? मुझे नहीं पता मालिक, मैं तो अभी अभी गांव से लौटा हूँ। क्या पता मेरे आने से पहले किसी ने चुरा लिए हो। सच सच बताओ सुखीराम। सच कह रहा हूँ मालिक, इतने सारे नौकर चाकर हैं, क्या पता किसने तोड़ लिए हो। सुखीराम, मुझे तो तुम पर ही संदेह हो रहा है। साफ साफ बता दो, नहीं तो तुम्हें इसका उचित दंड मिलेगा। सुखीराम केवल चोरी के डर से ही नहीं बल्कि अपमान से भी बचना चाहता था। वो अपराधी बनकर छूट जाने से अच्छा निर्दोष बनकर दंड भुगतना बेहतर समझता था। और फिर सुखीराम कहता है, मालिक, इतने दिनों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, एक चीज भी मैंने इधर से उधर नहीं की। सुखीराम, क्या तुम कसम खा सकते हो? कसम से मालिक, मैंने आमों को छुआ तक नहीं। मुझे तुम्हारे कसम पर विश्वास नहीं है। तुम अपनी बीवी और बच्चों की कसम खाओ। यह सुनकर सुखीराम के पास कोई जवाब नहीं रहता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों की झूठी कसम नहीं खा सकता, इस डर से कि उसके बीवी और बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। क्या हुआ सुखीराम, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया? मालिक, मैं कोई कसम नहीं खाऊंगा। इतने दिनों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, रात दिन आपके लिए काम करता हूँ। बच्चे फलों के लिए रो रहे थे मालिक, तो कहाँ से लाता, इसलिए सोचा बाग से थोड़े से आम ले जाऊँ। इस बार मुझे माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी। बृजमोहन जी इतने दयालु और उदार मन के नहीं थे। उन्होंने उसे पुलिस स्टेशन के हवाले तो नहीं किया, लेकिन उसकी आधे महीने की मजदूरी नहीं दी और उसे काम से निकाल दिया। ऐसे दिन गुजरते गए और कुछ महीनों के बाद बृजमोहन जी पास के गांव में अपने मित्र ओम प्रकाश जी के बाग की सैर करने निकले। ओम प्रकाश जी को भी बाग से लगाव था। वो बड़े ही सरल स्वभाव और मन के उदार थे, किसी भी ऊंच नीच पर विश्वास नहीं करते थे और अगर कोई व्यक्ति
आपस में किसी प्रकार का भेदभाव करे, ये उन्हें पसंद नहीं था और यही संस्कार उन्होंने अपने बेटी वीना को भी दिए थे। वीना जो शहर से कृषि विज्ञान का अध्ययन करके आई थी और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करने में इच्छुक थी। बृजमोहन जी जैसे ही बगीचे में पहुँचे, उन्हें बाग में पेड़ों को पानी देता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया और वो सुखीराम था। ओम प्रकाश और उनकी बेटी वीना बाग में ही थे। बृजमोहन जी को देखकर ओम प्रकाश जी उनका अभिवादन करते हैं। आओ आओ बृजमोहन, बेटी वीना, ये हमारे बहुत पुराने मित्र बृजमोहन हैं। पास ही के गांव में ये भी खेती बाड़ी और बागबानी करते हैं। बृजमोहन, हमारी बिटिया को भी खेती बाड़ी और बागबानी में बहुत रुचि है और कृषि विज्ञान में उसने शहर से पढ़ाई भी की है और वीना ही हमारी खेती और बागबानी संभालती हैं। अरे वाह बिटिया, ये सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। नहीं तो आजकल की पीढ़ी के बच्चे इन सब बातों में कहाँ रुचि रखते हैं। अच्छा बृजमोहन, तुम बिटिया से चर्चा करो, मैं बाग का एक चक्कर लगाकर आता हूँ। अच्छा बिटिया, ये बताओ, ये आदमी जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है कितने दिनों से है? चाचा जी, यही कोई 9-10 महीने हो गए। बिटिया, ये आदमी मेरे यहाँ माली का काम करता था। ये हमेशा छुपकर फसलों सब्जियों पर हाथ साफ करता और बाजार में बेच आता। ये बड़ा ही दगाबाज और चतुर आदमी है, इसे पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। जरा ध्यान रखा करो बेटिया। जी नहीं चाचा जी, बिल्कुल नहीं। इसने यहाँ कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ये तो यहाँ बहुत मन लगाकर काम करता है। दोपहर की छुट्टी में भी आराम नहीं करता और बाजार में भी फलों की बिक्री के लिए वही जाता है और एक पैसे का हिसाब इधर से उधर नहीं होता। बिटिया, यही तो इनकी चतुराई है, कब कहाँ बेईमानी करे और हमें पता भी ना चले। चाचा जी, यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं, सबको उचित वेतन मिलता है और सब खुश है। जरूर नहीं कि हर बार कोई बेईमानी और चोरी जानबूझकर करे। कई बार व्यक्ति की मजबूरी और हालत उनसे ये सब करती है और हम ये सब कभी समझ नहीं पाते। मजदूरों के काम से हम सब मोटी कमाई करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत को हम कभी समझ नहीं पाते। वो अपना निजी जीवन, घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं, क्या परेशानियां उठाते हैं, इसका विचार हम कभी नहीं करते। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारे लिए काम करते हैं उनकी जरूरतें हम समझे और उन्हें सम्मान भी दे। इस तरह वो चोरी और बेईमानी नहीं करेंगे। वीना की यह बात सुनकर बृजमोहन जी स्तब्ध रह जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर बाद सुखीराम वहाँ बृजमोहन जी के लिए कुछ सब्जियां और फल एक टोकरी में सजाकर उन्हें सामने रख देता है और बृजमोहन जी बहुत ही पश्चाताप की नजरों से उसकी ओर देखकर उसका हालचाल पूछते हैं। सुखीराम भी उनका हालचाल पूछकर वहाँ से चला जाता है। उतने में ओम प्रकाश जी वहाँ पर आ जाते हैं। बृजमोहन, हो गई बिटिया से वार्तालाप? ओम प्रकाश, तुमने अपनी बिटिया को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इतने कम उम्र में इतनी समझदारी। मैं उससे उम्र में इतना बुजुर्ग होने के बावजूद आज खुद को छोटा महसूस कर रहा हूँ। आज बिटिया ने मेरी आंखें खोल दी। और फिर बृजमोहन जी सबको नमस्ते करके अपनी गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।